वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और आज हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। तो माय डियर यंग स्टूडेंट्स, हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट हेल्थ। उसके बाद हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। और जहाँ तक हमारा कुछ जो सिलेबस में है, कुछ सिलेबस से थोड़ा बहुत जो कॉमन अवेयरनेस है उसके विषय में भी बात करेंगे हम। तो बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ है क्या, ठीक है ना। तो ये क्या है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट ऑफ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल स्ट्रेंथ, जो बॉडी स्ट्रक्चर है। मेंटल, अपना क्या थिंकिंग है, क्या व्यवहार है लोगों के साथ। एंड सोशल वेलबींग्स, अपने सोसाइटी में कैसा आपका है लोगों के साथ इंटरेक्शन, वो हो गया आपका सोशल वेलबींग। तो गुड हेल्थ ऐसा नहीं कि केवल आपको बीमारी नहीं है तो उसका हेल्थ बहुत अच्छा है। अगर वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है या फिर खुद में अशांत है, टेंशन में रहता है, तो उसके पास गुड हेल्थ हो ही नहीं सकता। तो गुड हेल्थ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तीनों फॉलो करता है तो गुड हेल्थ है। और हेल्थ के साथ हम लोग WHO को भी याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और गुड हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाता है और गुड हेल्थ अफेक्ट कैसे होते हैं, हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है। तो हेल्थ अफेक्शन 3 टाइप्स हैं: जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर, हम लोग आगे जाके जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या क्या डिजीज होते हैं वो चीज़ हम लोग इस पर पढ़ेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या क्या डिजीज हमें, जैसे कि एक आपके सिलेबस में है सिकल सेल एनीमिया, और भी कई तरह के डिजीज हैं। अभी लोगों में, पॉपुलेशन में आप देखेंगे पॉलीसिस्टिक लीवर एंड किडनी डिजीज। उसके बाद फिर आपका जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जो भी बैक्टीरियल, वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो भी है, उसकी वजह से भी आपका हेल्थ डिटोरिएट हो सकता है। और लाइफस्टाइल मीन्स आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप कितने देर काम करते हैं, कितने देर सोते हैं, कितने देर जागते हैं, कितने देर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, वो सारा चीज़ आपका लाइफस्टाइल में आता है, ठीक है। और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि क्या क्या गुड हेल्थ आपका होगा, जो कुछ आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला बात है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की कंप्लीट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ आपके फूड में मिल रहा है कि नहीं, तभी आपका गुड हेल्थ हो सकता है। दूसरा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स अपना बॉडी को कैसा आप क्लीन रख रहे हैं, कैसा हाइजीनिक मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ तक आप कपड़े स्वच्छ क्लीन कपड़ा पहन रहे हैं या नहीं, आप रोज नहा रहे हैं या नहीं, या फिर अपने पर्सनल जो भी है कुछ प्राइवेट ऑर्गन्स जो हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनकी सफाई बढ़िया से कर रहे हैं या नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज, तीसरा नंबर में आता है रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, योगा करते हैं कि नहीं। ये फर्स्ट ऐसा पॉइंट है जो अभी अपना फर्स्ट पोजीशन रखता है। कारण है कि अभी रोज लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते नहीं है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का लोग फूड खाते हैं और उसको बर्न करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि लोग करते नहीं है, जिसकी वजह से लोग फैट हो जाते हैं। फैटी लीवर अभी एक चल रहा है, फैटी लीवर कॉमन, पॉपुलेशन में कॉमन है फैटी लीवर। कारण क्या है? लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। और फूड हैबिट्स मीन्स फास्ट फूड जो है। अब आगे बात करते हैं अवेयरनेस अबाउट इन्फेक्शन। मतलब कि आपके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है, आप फील कर रहे हैं, आप उसके लिए अवेयर हैं कि नहीं। अवेयर हैं तो आप डॉक्टर को दिखवाएंगे तो पता चलेगा कि इन्फेक्शन क्या है, उसका फिर मेडिसिन लेंगे तो आप ठीक होंगे। तो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन बचपन से कुछ चाइल्ड तक, इन्फेंट से लेकर के, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के इन्फेंट और फिर चाइल्ड तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट में तो चलता है, ये गवर्नमेंट चला रही है पूरे इंडिया में। तो समय पर वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं। यदि कुछ चीज़ें का वैक्सीनेशन यदि आपको समय पर मिल जाता है तो वो सब डिजीज से आपका प्रोटेक्शन होगा। एग्जाम्पल BCG, DPT, ये सब तो आपने सुना ही होगा। क्या क्या पढ़ना है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो आप घर में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, उसका वेस्ट को कैसा डिस्पोज कर रहे हैं,
कैसा वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, किस तरह का क्या है और उसको कैसे आप डिस्पोज कर रहे हैं, वही बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपके आसपास में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उस चीज को वो अफेक्ट करता है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, आपने सुना होगा लोग कहते हैं अरे मच्छर को भगाओ, मच्छर काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा, बट वो नहीं है। मच्छर, आप मान लिया स्टूडेंट है, आपको तो पता होगा कि वेक्टर क्या है। दो चीज है, वेक्टर, कैरियर, पैथोजेंस, इसी पर हम लोग बात करते हैं। पैथोजेंस होते हैं पैरासाइट्स या फिर बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है जो डायरेक्ट बॉडी में इंटर करके इन्फेक्शन करता है, वो पैथोजेंस कहलाए, पैरासाइट्स भी कहलाते हैं। वेक्टर या फिर कैरियर होता है जो डिजीज ऑर्गेनिज्म को आपको आपके शरीर पर लेकर के जाएंगे, शरीर में लेकर के जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, जो आपका प्लाज्मोडियम को लेकर के जाता है, मलेरियल पैरासाइट को लेकर के आपके शरीर में हो जाता है। ऐसा नहीं उसे काटने से आपको मलेरिया हो जाएगा। तो वो वेक्टर को कंट्रोल कैसे करना है, जैसे कि आपको पानी कहीं जमने नहीं देना है, या फिर बहुत सारा अपने आसपास को साफ सुथरा रखना है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड मतलब प्रॉपर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं कि नहीं, मेंटेन, साफ सुथरा खाना खा रहे हैं कि नहीं, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड। फिर मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक वाटर रिसोर्सेस, मतलब कि आप कहाँ से ड्रिंकिंग वाटर को यूज कर रहे हैं, आप जो ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं उसका हाइजीनिक कैसा है, मतलब कि वो कैसा साफ है या फिर उसमें कॉन्टिमिनेटेड वाटर है, या फिर वाटर बॉडीज के आसपास कुछ वेस्ट को कोई डिस्पोज नहीं कर रहा है, वाटर बॉडीज के नजदीक जाएगा तो खराब होगा। तो ये सब सारी चीज को हम लोगों को देखना है। उसके बाद बात आता है कि अब जब डिजीज हेल्थ के बारे में बात हो रहा है तो पहले बड़े बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे, वो कुछ ह्यूमर्स वगैरह दिए, कुछ तर्क दिए, उसके हिसाब से चलता था। बाद में धीरे धीरे हम लोग फिजिशियंस, डॉक्टर्स हुए, तो उसी में एक हिपोक्रेट्स थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं, वो फिजिशियन थे और हाइपोथेसिस भी देते थे, मतलब भाषण देते थे। तो 4 वो हाइपोथेसिस थे कि मेंटेनेंस ऑफ जो है ब्लड कैसा है, फेलगम कैसा है, जिसको बोलते हैं कफ, खांसी मतलब ये बलगम, कफ नहीं। फिर बाइल, जो कि हमारा लीवर से सेक्रेशन होता है। ब्लैक बाइल यदि शरीर में ज्यादा है तो हॉट पर्सनालिटी का पर्सन है, येलो ज्यादा है तो कूल पर्सनालिटी का, ऐसा इन्होंने कहा था, बट ऐसा नहीं। अभी क्या है कि यदि बाइल यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग कहते हैं कि वो जॉन्डिस हो गया है, समझे ना। तो बाइल उन्होंने कहा था, बट उसको किसी ने काटा भी, और भी बहुत तरह की बातें हुई। तो कुल मिलाकर बात ये होता है कि हिपोक्रेट्स जो थे वो 4 हाइपोथेसिस दिए थे, 4 ह्यूमर दिए थे कि ये सब का मेंटेनेंस होना चाहिए शरीर में। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले एक बात कही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर में वात, पीत और कफ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे सिलेबस में ये सब बातें नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की बातें आप आयुर्वेद एग्जाम पास करके आयुर्वेदिक कॉलेज में जाएंगे तभी वहां पढ़ेंगे। बाकी चीजें जो है हम लोग, जो कि एलोपैथिक है, उसके विषय में ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं। तो इन सब बातों की थी, वात, पीत और कफ का मेंटेनेंस जो बॉडी में है, उसी से ही बॉडी में डिजीज होगा नहीं होगा, कैसा है, वो सब कुछ इसी से होता है। वात क्या है, मेंटेनेंस ऑफ एयर, मतलब कि श्वास से संबंधित जो भी हो गया। श्वास से संबंधित नहीं, लोग कहते आप सुने होंगे, गांव में अभी भी सुनिएगा कि उसका घुटना दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, मतलब उसका वात का दिक्कत है। मतलब क्या है कि प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी, उस चीज को वात लिया गया था, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था, आयुर्वेदाचार्य ने, कि वात क्या है कि प्रॉपर जो एयर है, एयर सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी। लोग कहते हैं ना, आज भी गांव में लोग कहेंगे अरे उसके पैर में हवा घुस गया इसलिए पैर उसका दर्द कर रहा है, या फिर हड्डी दर्द हो रहा है। तो वो प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी, वो वात कहलाता था। पीत, स्टोमक, लीवर, ये सब चीजें की जो बात है। पीत, जितने भी सेक्रेशंस हुए हमारे बॉडी, हमारे स्टोमक से या फिर लीवर से, पीत जो एक्चुअली कहा जाता है वो सेक्रेशन ऑफ स्टोमक ही कहा जा सकता है। तो उसका मेंटेनेंस जो है, तो पीत का मेंटेनेंस। और कफ जिसको कहा गया है, कफ हो गया बलगम का जो है, ये बलगम जो बॉडी में सेक्रेट होता है आपके गले से। तो ये 3 चीज की मेंटेनेंस, यदि तीनों चीज आपका सही है तो लोग तो पहले बोला जाता था कि वो स्वस्थ है। एक्चुअली है आज भी वही, बट इसको मेंटेन करने का
जो अलग अलग हाइपोथेसिस है दिया गया, प्रूफ भी हुआ, ऐसा बात नहीं है। तो आयुर्वेदिक का एक अपना अलग सिस्टम है ट्रीटमेंट का। और ये सब चीजें उसके साथ भी बोला गया था योगा तो हमारे पतंजलि ने हजारों साल पहले ही योगा के बारे में डिस्कशन किया था, और आज भी एलोपैथी के लोग भी योगा के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमने हेल्थ के बारे में बात किया, डिजीज के बारे में, हेल्थ हमारा कैसे डिटोरिएट होता है उसके बारे में बात किया, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, एक बस कॉमन जो हम लास्ट बताते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस से, लाइफस्टाइल कैसा है उसके वजह से कैसे गुड हेल्थ को ऑब्टेन किया जा सकता है, उसके विषय में हमने बात किया, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज का। और किसके थ्रू से हमारा डिजीज होता है, तो वेक्टर कैरियर, कुछ ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर में अंदर करते हैं, पैथोजेंस और पैरासाइट्स, जो कि डायरेक्ट हमारे शरीर में वो आ सकते हैं थ्रू वाटर, एयर और फूड के थ्रू। तो इतनी चीज थे। उसके बाद हिप्पोक्रेट्स के बारे में इतनी बातें हमने आपको पढ़ाई। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग बात करेंगे पेन, दर्द, उसके बाद फीवर, और फिर आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे पेन की, दर्द, कहीं भी चोट लगा, कुछ कहीं गिर गए आप, तो क्या होगा कि जहां कहीं चोट लगता है तो टिश्यू इंजरी होगा, वहां का क्या डैमेज करेगा, सेल डैमेज करेगा, टिश्यू डैमेज करेगा। तो वहां का जो सेल्स है या फिर उसका और लोकल सेल्स जो हैं वो फिर रिलीज करते हैं, जो आसपास जितने भी सेल्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन, जो डैमेज सेल्स हैं वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो लोकल हार्मोन है, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में होते हैं ब्रेन रिसेप्टर है, तो वो स्ट्रेच होगा और फीलिंग ऑफ पेन आपको फील होगा, ठीक है। तो उसी के लिए है एनाल्जेसिक मेडिसिन जो है, पेन किलर जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो जाकर के वो ब्लॉक हो जाएगा इस रिसेप्टर के पास, और फिर आपको फीलिंग ऑफ पेन होगा ही नहीं। मतलब आपका टिश्यू जो इंजर्ड हुआ है वो ठीक नहीं कर रहा है पेन किलर, वो क्या है कि पेन रिसेप्टर में जाकर के उसको ब्लॉकेज कर रहा है ताकि आपको पेन फील नहीं हो। अब क्या है कि ये एनाल्जेसिक जो है फीलिंग ऑफ पेन को कम कर देगा या फिर हटा ही देगा। दूसरी बात है वो प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेशन को भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको दर्द नहीं होगा। एनाल्जेसिक क्या है, पेन किलर तो जानते हैं, बट हमारे बुक में मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, और वो सब आपके फिजिशियन से ही जानकारी लेना चाहिए। किसी को भी गूगल डॉक्टर नहीं बनना है। किसी भी मेडिसिन की बात हो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके कोई भी मेडिसिन लें। पेन किलर तो सजेशन सब जगह से रहता है कि नहीं लेना है। बात करते हैं हम फीवर की। मेडिसिन का नाम नहीं लिखूंगा कभी, हाँ कुछ ये जो आपका पढ़ना है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स है और केमिस्ट्री में भी आपका है लास्ट में कुछ मेडिसिन वगैरह का नाम, जैसे पेन किलर वगैरह का, तो उस चीज को थोड़ा सा पढ़ना है, उसमें बताया जाएगा। बात करें फीवर की, कोई भी पैथोजन है जो आपके बॉडी में आता है सबसे पहले, चाहे वो पैरासाइट्स हो या फिर बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, पैथोजेंस आने के बाद वो क्या करता है, पायरोजेन एक टॉक्सिक मटेरियल सेक्रेट करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या पैथोजेंस कौन सा टॉक्सिक मटेरियल सेक्रेट करता है, तो वो पायरोजेन सेक्रेट करता है। तो सबसे पहले हमारा, इसके बाद हम जो बात करेंगे इम्यून सिस्टम, उसमें और अच्छा से समझ में आएगा। तो हमारा WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स से सबसे पहला इंटरेक्शन होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल जब देखता है ये पायरोजेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, तो फिर WBC इंटरल्यूकिन्स नामक केमिकल सेक्रेट करता है, ठीक है, WBC से सेक्रेट होता है ताकि ये और WBC इंक्रीज कर सके। ज्यादा से ज्यादा WBC इंक्रीज होता है ब्लड के थ्रू, वो कहां पहुंचता है, ब्रेन में क्या, किस जगह पर, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ही बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको तो पता ही होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। तो क्या है कि ये जब ज्यादा WBC प्रोड्यूस होता है तो हाइपोथैलेमस को सेंस होता है कि नहीं कुछ पैथोजन एंट्री हुए हैं हमारे बॉडी में, तो हमारा वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोशिश होता है पैथोजन को मारने की। अब क्या है कि इसमें एक और आता है कि टेम्परेचर अगर 41 डिग्री से अधिक हो जाए, 41 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो पर्सन की डेथ हो सकती है। तो उसके लिए सबसे
बढ़िया जो बेस्ट टेक्निक है वो कोल्ड स्पॉन्जिंग। कोल्ड स्पॉन्जिंग क्या है कि आप गर्म पानी का लोग क्या है कि पहले के लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, पट्टी देते थे, गर्म पानी से कपड़े को निचोड़ करके पट्टी दिए, पूरे शरीर को पोंछ दिए। तो कोल्ड स्पॉन्जिंग होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि 41 डिग्री यदि सेंटीग्रेड चला जाएगा तो डेथ हो सकता है पर्सन का। और फिर क्या है कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। एंटीपायरेटिक जो वो भी क्या है कि जाकर के रिसेप्टर में, वही ऐसा नहीं है कि वो पैथोजन को खत्म कर दे रहा है, वो भी आपके हाइपोथैलेमस में जाएगा और उसको जाके ब्लॉक करता है कि आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है बल्कि घटाना है, तो घटा देता है। तो एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल, कालपोल, ये सब तो जानते ही हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेना है। ओके, अब बात करते हैं हम एलर्जी की। एलर्जेंस और एलर्जी। एलर्जेंस क्या है? जो सब्सटेंस एलर्जी प्रोड्यूस करता है उसको एलर्जेंस बोलते हैं। कुछ भी एलर्जी से, किसी को भी किसी भी चीज से एलर्जी होता है। किसी बिस्किट वगैरह में आप लोग देखे होंगे ग्लूटामिन एलर्जी, ये सब लिखा हुआ रहता है। क्या कि हो सकता है कि इसमें ग्लूटेन है तो आपको एलर्जी हो सकता है। किसी किसी को होता है व्हीट से, आटा से, डस्ट से तो एलर्जी तो कई लोगों को है, बट कई तरह का फूड ग्रेन से किसी किसी को एलर्जी है, कुछ केमिकल से एलर्जी है। तो कोई भी जो सब्सटेंस जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है तो एलर्जेंस होता है। और एलर्जेंस जो है आपके ब्लड में जाएगा तो हमारे ब्लड में मास्ट सेल है। तो मास्ट सेल क्या है? हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है। ये केमिकल है, हिस्टामिन केमिकल नहीं, एक हार्मोन है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन प्रोड्यूस होता केमिकल है, हिस्टामिन केमिकल है, नॉट हार्मोन। तो हिस्टामिन प्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या होता है कि पर्सन हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। अचानक लगता है क्या नहीं, आप दांत बंद करा, मुंह बंद करा, अजीब लग रहा है, तो वो हाइपर सेंसिटिव जो हो जाता है तो हिस्टामिन की वजह से। उसी में अगर यदि एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जो यूज करते हैं तो क्या है कि मास्ट सेल में जाता है, वो हिस्टामिन प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने से एलर्जी कम हो जाता है, पर समय लगता है। तो कॉमन है एविल, सिट्रीजिन, एस्पिरिन। हाँ, एस्पिरिन को वंडर ड्रग बोला जाता है। क्यों? आगे बताएंगे। अब क्या देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओवर मेंटल एक्टिविटी की। ओवर मेंटल एक्टिविटी मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं इसका दिमाग ज्यादा चल रहा है, ज्यादा चल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है भाई। ओवर मेंटलिटी मतलब कि थोड़ा सा पागलपंती भी नहीं बोल सकते उसको, वो दूसरों को पागल बनाएगा, समझ गए ना। तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है तुम्हारा। हो सकता है ओवर मेंटल एक्टिविटी हो सकता है कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुआ, इसको ओवर मेंटल एक्टिविटी बोलते हैं। तो एक मेडिसिन होता है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या क्या है वो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको बायोमोलिक्यूल्स में। फिर नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी, ट्रैंकुलाइजर्स लेने से उसका एक्टिविटी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, साधारण इंसान की तरह, हमारे आपके जैसे। फिर क्या है, यदि उसी को नॉर्मल हम जैसे लोगों को सेडेटिव दे दिया जाए, कोडीन केमिकल है सेडेटिव मेडिसिन में, कोडीन होता है, अगर वो दिया जाए, कफ सिरप में भी होता है, तो हमारा दिमाग थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्लो मेंटल एक्टिविटी। और अगर स्लो हो गया उसके बाद भी हिप्नोटिक ड्रग्स दिया जाए, हिप्नोटिक ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स को बोला जाता है। ये सब दवाओं के नाम तो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। स्लीपिंग पिल से फिर नींद आ जाएगी अच्छी खासी, और ओवर स्लीपिंग पिल्स ऊपर, समझ गया ना। तो क्या है कि ये ओवर मेंटल एक्टिविटी, नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी, स्लो मेंटल एक्टिविटी और स्लीपिंग, तो अलग अलग मेडिसिन से अलग अलग यूज है, बट उस मेडिसिन का नाम आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ पढ़ना है जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में मॉर्फिन, कोडीन के बारे में, तो उस समय हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके आगे क्या, हाँ, इसके आगे हम लोग इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स करें, इम्यून सिस्टम की बातें करेंगे। तो अभी हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़े, डिजीज के बारे में पढ़े। डिजीज के बारे में क्या, अभी तो डिजीज के स्टार्टिंग ही पढ़े। एक कॉमन जो सिम्टम्स है जैसे कि एलर्जी, ओवर मेंटल एक्टिविटी हो गया, फीवर हो गया, पेन हो गया, इतना ही तरह का सिम्टम्स बाहर जो दिखता है हम लोगों को। अंदर तो बहुत तरह के सिम्टम्स हैं, वो इंटरनल ऑर्गन में क्या क्या सिस्टम होगा उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इम्यून सिस्टम तो पता है, इम्यून सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्स जो है हमारा बॉडी का अगेंस्ट एनी पैथोजेंस, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी जो भी हमारा बॉडी में आउट फॉरेन एजेंट जो भी हमारा बॉडी के अंदर है, तो ठीक है,
जो बाहर से जो अंदर आ रहे हैं तो वो हमारे लिए फॉरेन, हमारा बॉडी के लिए वो फॉरेन एजेंट्स हो गए या फिर फॉरेन पार्टिकल्स हो गए। तो वो जो बाहर से अंदर आ रहे हैं उसको रोकने के लिए जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स देता है दैट इज इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में पूरा शरीर में ऊपर से नीचे तक पूरा बना हुआ है भाई, क्या कि बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने के लिए, और यदि आ भी गया तो उससे लड़ने के लिए, और यदि लड़ भी गए तो उसको मारने के लिए। वो अलग बात है कि उसको मारते मारते खुद घायल हो जाएंगे तो अलग से मेडिसिन लेना पड़ेगा, उससे भी नहीं तो फिर से डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाने के बाद बहुत कुछ लोग सीरियस पेशेंट भी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वो फाइट नहीं कर पाया, समझे ना। तो अब इसके बाद हम लोग इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके